नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा। रोज की तरह लेकर हाजिर हूं प्राइम एजेंडा। प्राइम एजेंडे में आज बात जो है बेहद अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्शन में है और एक्शन में आते ही उन्होंने दरअसल एक फैसला किया, और वो फैसला दरअसल ये था कि तमाम मंत्रियों के जो प्रभार थे, जिन जिलों की उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो बदल दी। मतलब नई जिम्मेदारी के साथ नई निर्देश और नई सलाह। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा है। देखिए, दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि एक्शन में है और तमाम मंत्रियों के प्रभार बदल दिए हैं। विपक्ष कह रहा है कि दरअसल ये तमाम जो चीजें हो रही हैं ये उपचुनाव के लिए हो रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि सरकार चिंता में है लोकसभा चुनावों के परिणामों से। तो दूसरी तस्वीर आपके सामने है, यह है विपक्ष की तस्वीर, यानी कि अखिलेश यादव बोलते बोलते बड़े शांत मिजाज से कुछ कह जाते हैं। और क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा फर्क नहीं है। यह तस्वीर चूंकि हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं और यही तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि यही वो बयान है जिसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं। और उनके इस बयान के बाद तमाम तरह से जो संत हैं, सनातनी लोग हैं, वो अखिलेश यादव के इस बयान का विरोध कर रहे हैं और माफी मांगने की बात कह रहे हैं। हालांकि अब तक अखिलेश यादव की तरफ से ना ही कोई प्रतिक्रिया इस बयान को लेकर आई और ना ही कोई माफी आई। तो एक तरफ चुनावी प्रबंधन के तहत या कह लीजिए जनता के काम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम दिशा निर्देश दिए, तमाम बातों का जिक्र किया, और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव संतों पर टिप्पणी करते हुए नजर आए। तो आज के प्राइम एजेंडा में इन दो तस्वीरों को लेकर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत आजकल किस मोड़ पर है। क्योंकि जहां पर तमाम फैसले हैं तो उन फैसलों के साथ वो बयान भी हैं जो गंभीर हैं। वो बयान हैं जो लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं। वो बयान है जिनका विरोध हो रहा है। तो ऐसे में अहम बात और सबसे दिलचस्प बात जो है वो यही है कि आखिरकार किस तरह से तमाम चीजों को देखा जाए, सुना जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूं बेहद दिलचस्प मोड़ पर नजर आ रही है। और ऐसे में मुख्य और महत्वपूर्ण बात और सबसे जरूरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला करते हुए तमाम जो मंत्री थे उनके प्रभार बदल दिए। और दरअसल प्रभार बदलने के साथ साथ उनको यह सलाह भी दी, इन्हें हम निर्देश भी कह सकते हैं, जनता के काम करें, जनता के पास जाएं और जनता से समझें कि उनकी समस्याएं क्या है। और ऐसे में अलग अलग मंत्रियों को उनके जिले बदलते हुए जिम्मेदारी दे दी गई। और दूसरी तरफ एक बयान पर घमासान मचा उत्तर प्रदेश के अंदर। सवाल यह है कि इसमें जनता कहां है। सरकार पर जब विपक्ष सवाल उठाता है तो सरकार कह रही है कि दरअसल देखिए हम तो मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंप रहे हैं। और विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष संतों पर टिप्पणी। तो शिक्षा मंत्री जो संदीप सिंह है उन्हें मथुरा और एटा की जिम्मेदारी दी गई है बदलते हुए। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं इन दो तस्वीरों को लेकर और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है और क्या होगा। खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारे खास मेहमान हमारे साथ अपर्णा दीक्षित हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपर्णा जी। हमारे साथ डॉक्टर नितेंद्र सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है नितेंद्र सिंह जी। हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जायसवाल साहब। और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर आलोक पांडे। और डॉक्टर आलोक पांडे के बारे में ये कहा जाता है, आपको बता दूं कि दरअसल जो भी टिप्पणी करनी है वो सीधे और सटीक, सरकार हो विपक्ष हो, सीधी बात और नो बकवास वाली
पद्धति पर डॉक्टर आलोक पांडे चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आलोक सर। तो चर्चा की शुरुआत यहां पर अपर्णा दीक्षित आपसे करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि क्या डर गए आप, चिंतन हो रहा है, मंथन हो रहा है, उस बीच तमाम मंत्रियों के जो प्रभार बदल दिए गए उनको लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है। विपक्ष कह रहा है क्या कर रहे हैं, लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद इतनी चिंता क्यों कर रही है सरकार, ये विपक्ष का कहना है, ये सवाल है। इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए, उसके बाद जरा फिर डॉक्टर नितेंद्र सिंह के पास चलेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रभार पहली बार नहीं बदले हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए विपक्ष ये कह रहा है कि हमने ये प्रभार इसलिए बदली है ताकि हम लोग डर गए हैं और हम लोग अब 24 के बाद काफी सतर्क हो गए, काफी चिंतन उसमें हो गए हैं। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। पहले भी प्रभार मंत्रियों को बदले जाते थे और अब ये और विशेष रूप से कर दिया गया है कि अपने अपने कार्यों को जो प्रभारी बनाए गए हैं, जिन मंत्री को 2-2 जिले, किसी मंत्री को 1 जिला दिया गया है और डिप्टी सीएम को 25-25 जिलों की जिम्मेदारी दी है, मुख्यमंत्री ने स्वयं भी 25 जिलों की जिम्मेदारी दी है, ताकि जो काम है वो सुदृढ़ तरीके से सुचारू रूप से और निश्चित ही हो सके कि हर जिले पर ठीक से काम पहुंच रहा है, लोगों तक जन जन तक योजनाओं का लाभ ठीक से पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, ये सुनिश्चित करने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और ये किसी भी मुख्यमंत्री को अधिकार होता है, उसके राइट्स होते हैं कि वो अपने मंत्री को कहाँ कौन सी जिम्मेदारी देगा उसको बेहतर परिणामों के लिए, ताकि उसकी सरकार के बेहतर परिणाम आए। तो इसमें कोई बुरा नहीं है और ये होना भी चाहिए और ये बदलते रहना चाहिए। मतलब अपर्णा जी, ये कहने में क्या हर्ज है, ये कहने में क्या हर्ज है कि हाँ हम चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और इसके लिए हम जिम्मेदारी बदल दूसरे सवाल में बता देती हूँ। चिंतन भी कर रहे हैं, मंथन भी कर रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं, कोई गलत बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों को अपने सत्ता का नशा आ गया, जिनकी चीज ज्यादा आ गई है, 35-30 आ गई है, जिनकी उनको ऐसा लगता है कि हम गलत बयानबाजी लगातार हो रही है लोकसभा चुनाव के बाद। आप देखो अयोध्या से लेकर कन्नौज तक, कन्नौज से लेकर आप मंगेश यादव तक देखो, सुल्तानपुर, हर जगह गलत बयानबाजी कर रहे हैं, माफिया को साथ देने का काम कर रहे हैं, माफिया के घर जाके बिस्किट भी खा रहे हैं, काजू बिस्ता भी खा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता दे और सीट ज्यादा आने के चक्कर में हो रही है। तो इनको कुल मिला के घमंड हो गया है माननीय अखिलेश यादव जी को, और मुझे लगता है कि दूरगामी परिणामों के लिए ठीक नहीं है। जातियों को विभाजित करने की बात कर रहे हैं, 24 के इलेक्शन में भी करी थी, वो भविष्य के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए जातियों में बात देना ठीक बात नहीं। चलिए अपर्णा जी, मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी, सबसे पहले मेरा सीधा सवाल सर ये है कि माफिया और मठाधीश एक कैसे हैं, जो जरा सा फर्क भी नहीं है या कुछ ही फर्क है, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं, जरा आप एक्सप्लेन कर दीजिए इस बयान को। पहले तो आप उस बयान को सुनिए और रिपीट करिए, उन्होंने शब्द क्या बोला है। आप बार बार करो माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं। उन्होंने क्या कहा कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा फर्क नहीं है ना सर? ज्यादा फर्क नहीं। बहुत अच्छी बात कही। अब अगर इंस्पेक्टर अगर आप 1 मिनट देंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि माफिया किसको कहते हैं, मठाधीश किसको कहते हैं। अगर कोई विद्वान जो होता रहेगा तो बताएगा कि मठ किसको कहते हैं, मठाधीश किसको कहते हैं। और आज के देश की स्थिति में क्या पूरे देश में कोई मठ है? और है तो कितने % है? मठ उसको कहते हैं जहां पर एक गुरु अपने शिष्यों को अध्यात्म की विद्या पढ़ाता है, उपदेश सिखाता है। आज जितने उनमें से कितने संत हैं, क्योंकि मैं अध्यात्म शास्त्र पर थोड़ी बात करूंगा। संत जो है डिग्री है अध्यात्म शास्त्र की सर्वोत्तम डिग्री। पहली डिग्री होती है ऋषि, फिर होती है मुनि, फिर होती है देवर्षि, फिर होती है ब्रह्म ऋषि, फिर होती है महर्षि, फिर होती है विभूति और फिर होता संत। यानी जैसे आज की शिक्षा पद्धति पहले होती प्राइमरी, फिर होती मिडिल, फिर होती हाई स्कूल, फिर होती इंटर, फिर होती ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी। जो पीएचडी वो डॉक्टरेट लिखता है, डॉक्टर, जैसे मैं डॉक्टर नितिन सिंह लिख रहा हूँ, यानी मैं पीएचडी हूँ। अगर एक स्कूल ना गए होते, कक्षा 5 भी नहीं पढ़े होते और डॉक्टर लिखे होते तो आज मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखा जाता, पुरानी आईपीसी में 420 का, और हम जेल में होते। तो पहली चीज जो व्यक्ति अगर संत नहीं है और वो संत का भेष धारण करके वो काम कर रहा है तो अनैतिक काम है एक बार। अरे सर, और माफिया क्या कर रहे हैं, यह कुछ लोगों के लिए कहा गया है जो वास्तव में संत। बस सर एक सेकंड रुक जाइए जरा, एक सेकंड नितेंद्र सिंह जी रुकिए ना। ये तमाम जो आप धर्म पर ज्ञान है जो
ये आपसे हम लेंगे, सुनिए ना, एक सेकंड रुकिए सर, क्योंकि अभी चर्चा की शुरुआत हुई है और पूरा 1 घंटा है ना सर। तो अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा सबसे रिएक्शन ले लें एक बार और उसके बाद करेंगे। मेरा सवाल सर ये था कि दरअसल जो मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं है, तो समानताएं क्या थी, ये मैं आपसे पूछ रहा था। ये नहीं पूछ रहा था कि कैसे कौन मठाधीश होता है, क्या होता है, ये मैं जानना ही नहीं चाह रहा था सर। ये मैं पढ़ लूंगा, गूगल कर लूंगा और बाकी आपको फोन करके समझ लूंगा अगर जानना होगा ज्यादा, है ना सर। आपसे नॉलेज ले लूंगा ना सर फोन करके मैं, अगर ऐसा कुछ होगा, है ना। हाँ बिल्कुल। स्वामीनाथ जायसवाल जी, अब एक रिएक्शन जरा आपसे मैं चाहता हूं, इस बयान से कांग्रेस कितना सहमत है कि माफिया और मठाधीश में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है? अब मैंने सही बोला ना नितेंद्र सिंह जी? जायसवाल जी प्लीज जवाब। देखिए, माफिया है जो अपराधी तत्व है, और कभी कभी माफिया भी आपस में बोलते हैं कि वो मठाधीश बन के बैठा हुआ है। तो एक सनातन में भी मठाधीश संत समाज के मठ के जो मठाधीश होते हैं, वो मठ सबसे बड़े उत्तराधिकारी होते हैं, मठाधीश कहा जाता है। और माननीय अखिलेश जी किसके लिए बोले हैं, और जो अपराधी तत्व के और गैंगस्टर टाइप के लोग होते हैं, वो भी अपने को मठाधीश बोलते हैं। ये हमारा गैंग जिस तरह से चल रहा है, हमारा मठाधीश अपने को ही साबित करने पहुंचे हैं। मुख्य प्रति बोले हैं तो उनका बात है कि किसके प्रति बोले। जो अपराध निरंतर बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से एक ही समुदाय पर अटैक किया गया और जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा था, बुलडोजर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो डंडा चलाया, उत्तर प्रदेश की जिस तरह से हवा अपने देश को दिखाया जा रहा था, बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, उसका भय मुक्त किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो इस तरह से कई मठाधीश भी माफिया रहा कर, जो बड़े बड़े मठ भी संभालते थे और ठीक है जायसवाल साहब, अपराध भी कायम रहता था। एक तरफ उनका मठ का भी प्यार था, अपराध से भी उनका चाहता था। तो अब समझ लीजिए, जो अपराधी तत्व के लिए लोग हैं, जो समाज को विकसित करते हैं, वो मठाधीश नहीं, और एक संस्कारी होते हैं जो सनातन को मानते हैं, वो भी। सर एक सीधी सी बात है जो मैं सिंपल सी भाषा में, आम भाषा में जानता हूं सर, क्योंकि हम सब बड़े कॉमन मैन है, सब लोग बड़े आम आदमी हैं और आम भाषा में बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम जब आम भाषा में कहते हैं, और अगर हम किसी पुलिस, फॉर एग्जाम्पल जो समाज में ज्यादातर कहा जाता है पुलिस वालों को कुछ बुरा बता दिया जाता है, तो हमेशा क्या कहते हैं सर? हम ये कहते हैं कुछ पुलिस वाले या कुछ डॉक्टर्स या कुछ वकील या कुछ मठाधीश, कुछ संत। एक सेकंड सर प्लीज। हम लोग के उत्तर प्रदेश में बनारस वगैरह हम लोग के भाषा में बोलते हैं क्या मठाधीशी कैले हुआ यार। अरे तो ये कहना चाहिए ना सर, ये कहना चाहिए ना सर कि कुछ मठाधीश और माफिया में फर्क नहीं है। आप पूरे मठाधीश जितने भी हैं, जितने भी लोग अपने आप को मठाधीश बोलते हैं, आप सबको बता देंगे, माफिया से जोड़ देंगे क्या सर? देखिए, माफिया अलग हो गया, मठाधीश कई तरह के बताया मैं कि सनातन। अरे सर तो वही तो कह रहा हूं ना, इसको बताना चाहिए ना, इसको बोलना चाहिए सर। और कई लोग अपने भाषा में मठाधीश बोल देते, अपराधी भी कहते हैं ये मठाधीशी कर रहा है आजकल। इसको बोलना चाहिए सर, मेरा कहने का मतलब ये, अगर आप अलग अलग चीज बता रहे हैं तो अलग अलग बताना भी चाहिए। ठीक है डॉक्टर आलोक पांडे, अब मैं आपके पास आता हूं। अब जरा आप लोग सुनिए, अब आप लोग सुनिएगा डॉक्टर आलोक पांडे को। सर ये मैं बड़ा कंफ्यूज हूं उस बयान को लेकर, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, मैंने सर सुना कि माफिया और मठाधीश में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अब सर मुझे इस बयान का मतलब अगर आप समझा सकते हैं तो प्लीज समझाइए। ये कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म के जितने संत हैं वो गुंडे हैं, मैं ये इसका एक्सप्लेनेशन निकालूं। अगले तरह ये कहना चाहते हैं कि जो आज हमारे चार शंकराचार्य हैं, चारों मठों के, वो गुंडे हैं। ये कहना चाहते हैं हमारे 4 मठ हैं, उसके शंकराचार्य मठाधीश हैं, जिनको शंकराचार्य पद का नाम दिया गया।
जो हिंदू धर्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज उन्होंने शंकराचार्य में 4 मठों की स्थापना की थी। उनका सबसे बड़ा धार्मिक पंथ मेधावी से होता है। तो ये अध्ययन चाहते थे या जो भी ये तथाकथित सेकुलर है, जिनको सेकुलरों का वोट चाहिए, जिसे देश की सेकंड मेजोरिटी का वोट चाहिए, इस कंपटीशन है राहुल गांधी। जी सर बोलिए। कांग्रेस का रास्ता चला जाए तो इस डर की वजह से हिंदू धर्म को गाली देना, हिंदू धर्म को अभियुक्त कहना, हिंदू धर्म का अपमान करना, सनातन का अपमान करना, ये इस समय विपक्ष के अंदर होड़ लगी है, कंपटीशन है। अब ये देश की जनता को तय करना है कि जो हमारे धार्मिक जो संत है, जो हमारे शंकराचार्य हैं, उनको अगर गुंडा कहते हैं अखिलेश यादव जी, या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें गुंडा कहते हैं, यह अधिकार है इस देश के हिंदुओं के लिए, यह अपमान है हिंदुओं का, ये गलत बात है। अखिलेश यादव को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, तुरंत तत्क्षण, कि अगर हमारी बात का अनुयायी ने भी में कह दिया मठाधीश होता है, जो धार्मिक परंपरा का है, जो सामान्य भाषा में जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ी बात डिले करता है तो मठाधीश को हो जाता है। यदि उतने नॉलेज नहीं हो और उतने ज्ञानी नहीं है जितने बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो संत परंपरा को लेकर ने अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपमानित किया है। एक तरह से मैं कहूँ तो गाली दिया है। को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, वरना उनको उसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले समय में। ठीक है, ओके सर। सुना आपने डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी, आपने सुना? आलोक पांडे जी को सुना? मैंने तो सुन लिया आपने। हाँ, अब क्या कहेंगे सर? जी, अब अगर आप मुझे बुलवाएंगे तो जरूर कुछ कहेंगे। अच्छा सर, आपने आलोक जी को जितनी देर बोलने का मौका दिया, अब आप मुझे भी उसी तरीके से सुनिए। आलोक जी ने जिस तरीके से बिल्कुल मेरा वादा है सर आपसे, और पूरे संत समाज को उन्होंने एक लाइन में खड़ा करने की कोशिश की और इसको हिंदू अस्मिता से जोड़ने का काम किया। मुझे नहीं लगता कोई भी आज का शब्द संत जो है, जो शंकराचार्य, कोई भी अपने आप को न मठाधीश कहलवाना पसंद करता है। आज के देश में जो समाज में इतना ग्रंथ बन गया है, कोई भी मठाधीश अपने को मठाधीश नहीं कहलवाता, क्योंकि ये आज अराजकता का पर्याय बन गया है। फर्जी बोला करेंगे। अरे यार जाओ भाई, आप बोले तो मैं नहीं बोला हूँ। कौन तय करेगा बताएं, कौन तय करेगा? एक बात मैं बता दूं। हाँ बोलिए सर, बोलिए। कि आप लोग शब्द बोलते हैं, देखिए अभिषेक जी मुझे बुलाया है। नहीं सर, एक सेकंड, ठीक है। आलोक सर सुन लेते ना एक बार, आलोक जी ठीक है, आलोक जी सुन लेते एक सेकंड। नितेंद्र जी बोलिए, आप बोलिए नितेंद्र जी। हाँ बोलिए अपनी बात पूरी करिए। अगर बोलेगा तो नहीं आप बोलिए ना, आप ऐसा मत करिए। हाँ बोलिए। आलोक सर एक सेकंड ना, आलोक पांडे जी आ रहा हूँ आपके पास। आलोक जी सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं, एक बार जवाब दोबारा से सुन लेते हैं, एक बार दोबारा से जवाब सुन लेते हैं। आलोक जी दोबारा से एक बार सुन लेते हैं पूरा जवाब। नितेंद्र सिंह जी अब बोलिए, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा, बोलिए। देखिए ये 5 मिनट लगातार बोलेगी, मैं किससे नहीं बोला हूँ। अगर जाना हो तो अरे आप बोलिए सर, कोई बात नहीं, लेकिन चूंकि कट टू कट बोलिएगा, चूंकि समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है। बोलिए। जो बोला ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप बैठ करके? ये संतों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्या? मठाधीशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्या? खाटी सुनिए नितेंद्र सिंह जी, सुनिए नितेंद्र सिंह जी, आलोक पांडे जी के बारे में मैं आपको इतना बता देता हूं, खाटी राजनीतिक विश्लेषक है। ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना एनडीए, ना इंडिया गठबंधन। अभी जब बीजेपी से सवाल मैं करूंगा ना, सुनिए नितेंद्र सिंह जी, रुकिए एक सेकंड, सुन तो लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिएगा। काहे के लिए इतना गुस्सा कर रहे हैं? काहे के लिए इतना गुस्सा कर रहे हैं? अरे एक सेकंड सुन तो लीजिए। अरे एक बार काहे इतना गुस्सा कर रहे हैं? रुकिए एक सेकंड रुकिए सर, अभी जब बीजेपी से सवाल होगा तो आप ताली बजाएंगे।
रुकिए, पहले मैं बोल रहा हूँ। चलिए, दूसरे समय बर्बाद हो रहा है। आलोक सर रुक जाइए ना एक सेकंड सर, सुन लेते हैं। जितेंद्र सिंह जी, मैं आपको बस इतना ही बता रहा था, अपनी बात आप पूरी करें, शांतिपूर्वक आराम से अपनी बात पूरी रखें। किसी पर सवाल उठाने से पहले सर समय बर्बाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बोलिए। मुझे पैसे तो आप देते नहीं हो कि मैं गला खाया बैठ करके, मुझे साथ के लोगों में बैठना है। नहीं आप बोलिए। मैंने सुना है, अगर सुनने की मादा रखता है कोई तो अरे सर अब बोलिए ना, नाराज काहे के लिए हो रहे हैं? बोलिए अपनी बात पूरी करिए। एक सेंटेंस नहीं बोलने दे रहे हो आप लोग, टिप्पणी कर देते हो भाई। अरे इनको पहले साइलेंट करिए, इनकी आवाज। अरे वो शांत है सर, आएगी तो मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है। नहीं आप बोलिए अपनी बात पूरी करिए। आलोक जी सुन लेते हैं एक बार। तो आप जानो किस्म किसको कहते हैं, मठाधीश किसको कहते हैं, हम की टिप्पणी किसके संदर्भ में की गई, वहाँ बात किसकी चल रही थी और किसके लिए? वहाँ बात योगी जी की चल रही थी। पत्रकार ने पूछा, योगी जी बता मठाधीश है मठाधीश हो, उनके ऊपर कितने मुकदमे थे? मुख्यमंत्री है, भाषा उनकी जो संत वाली है। योगी आदित्यनाथ उत्तराधिकार में आए, कौन सी डिग्री योगी आदित्यनाथ के पास बताने वाली? और मैं नाम ले रहा हूँ एक आदमी का, योगी जी का दाहिना हाथ अयोध्या में चलता है, राजकुमार दास। बताओ उसके ऊपर कितने अपराधी मुकदमे? मठाधीश है कि नहीं है? उसके ऊपर उसके आश्रम में कितने बदमाश रहते हैं आपको पता है? कोई ऐसे लगता हो जाके जान खिला ले। मैं अयोध्या को उदाहरण दे रहा हूँ, अयोध्या का सबसे बड़ा मठाधीश आज की डेट पर राजकुमार दास है, योगी जी के बगल में चलता है। योगी जी होते हैं, आप बोल लीजिए, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा सर, लेकिन थोड़ा जल्दी बात खत्म करिए। इतना बड़ा अपराधी है, उसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, वो कहाँ से बात क्या आया है, उसका ओरिजिनल नाम क्या है? अरे सर बात तो वही आ जाती है ना, घूम कर बात जितेंद्र जी वही आ जाती है कि मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है सर, इस देश में चलिए सबको छोड़ दीजिए, सब संतों को छोड़ दीजिए, 4 मठ आप मानते हैं इस देश के अंदर? बिल्कुल है ना सर। उनके जो शंकराचार्य हैं, सुनिए ना सर, उनके जो शंकराचार्य हैं वो अपने आप को मठाधीश ना बोले, लेकिन वो अगर शंकराचार्य उस मठ के तो मठाधीश है ना सर। न्यायाधीश अपने आप को न्यायाधीश नहीं बोलेगा, लेकिन वो न्यायाधीश तो है ना। अरे सुनिए भाई, वो पीठाधीश्वर है, वो पीठ चारों पीठ। अरे मेरी बात नहीं समझे आप, मैं ही कह रहा हूं न्यायाधीश अपने आप को न्यायाधीश ना बोले तो क्या वो न्यायाधीश नहीं है? बिल्कुल न्यायाधीश है। फिर सर फिर सीधी सी बात है, शब्दों का खेल है सर और कुछ नहीं है। अपर्णा जी ओवर टू यू। आ रहा हूं नितेंद्र जी, सिर्फ शब्दों का खेल है। बिल्कुल शब्दों का खेल है। अपर्णा जी ओवर टू यू, जवाब। जिसके लिए यूज किया गया उसी के बगैर बात करो ना, तो नाम ले गया तो नाम देखो ना। अरे सर हमने किसके लिए यूज किया है? सीधी सी बात है, मैं फिर से दोहराऊंगा। चलिए सुन लेते हैं अपर्णा जी को। एक सेकंड अपर्णा जी ओवर टू यू। ठीक है नितेंद्र जी एक सेकंड रुकिए, नितेंद्र जी आप दूसरे को बोलने दीजिए। अपर्णा जी बोलिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि 2024 के बाद किसकी बाजी मैंने कहा, 2024 के बाद जिस हिसाब से अखिलेश यादव जी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उनके नेगेटिव और दूरगामी परिणामों के लिए भविष्य की अच्छी नहीं जा रही है। जिस प्रकार से संयुक्त अपमान कर रहे हैं, आप कैसे पूछ रहे थे कि किस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, किसके पक्ष में आप बात कर रहे हैं? सनातनी है इस पक्ष में बात कर रहे हैं आप। बहुसंख्यक किसी सनातनियों को लगातार ये बताने की कोशिश, आप कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं एक जैन का और मठाधीश का? आप कंपेरिजन आपके कांग्रेस की व्यवस्था ने किया, आप लोगों को नहीं सौंपा, उन्होंने कैसे कर दिया कंपेरिजन? आखिरकार नहीं करना चाहिए उनको कंपेरिजन हो। एक जैन का मठाधीश का कंपेरिजन कैसे हो सकता है? अखिलेश यादव की कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं मठाधीश का और उनका? नहीं करना चाहिए, वो लगातार अपमान है, व्यवस्था चाहिए गाड़ी देने का, बिल्कुल गाड़ी देने जैसा है। आप किसी संत को गाड़ी नहीं दे सकते, आप किसी भी मत को गाड़ी नहीं दे सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपने वही विचारधारा दिखा रहे हैं जो आपकी पिता किसी जमाने की चली आ रही है। राम पर बात करो, दुर्गा पर बात करो तो गाड़ियां, राम पर बात करो तो गोलियां, यही करते चले आ रहे हैं आप लोग। और यही आपकी विचार है, यही आपकी संस्कृति बनता चला आ रहा है कि आप कुछ कब्जों को बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कुछ सीटों को बचाने के लिए, 20% का वोट पाने के लिए आप कभी बयानबाजी हमेशा करते आए और करते हैं, और कभी एक्सेप्ट नहीं करते टीवी डिबेट पर आकर कि आपने इस तरीके का अपमान किया है। ठीक है जायसवाल साहब। अपर्णा जी रुकिए, हो गया अपर्णा जी ठीक है
ठीक है अपर्णा जी। जायसवाल साहब, अब मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि देखिए बात सीधी सी और बार बार जिक्र वही हो रहा है। हालांकि चर्चा भी जो है थोड़ी देर बाद एक अलग सेगमेंट पर भी जाएगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो मुद्दा है वो ये है थोड़ी देर का। उसमें सर ये भी है कि इस बयान से अगर कोई इस तरह का बयान देता है, अखिलेश यादव ने ये बयान दिया, बीजेपी ये सवाल कर रही है कि बयान इंडिया गठबंधन का है या सिर्फ अखिलेश यादव का है, और ये बयान किसको खुश करने के लिए दिया गया है, क्योंकि इससे अगर एक पक्ष नाराज होगा तो कुछ लोग वो भी होंगे जो खुश होंगे। जायसवाल साहब, ओवर टू यू। देखिए अजितेश जी, जिस तरह से इस बात को माननीय हमारे जो अभी बोल रहे थे आलोक जी, तो ये मठ को उनका इंडिकेशन मठाधीश जो सारे शंकराचार्य और हमारे सनातन पर अटैक करने का नहीं था। देखिए योगी आदित्यनाथ जी पर पहले जब मठ के मठाधीश थे तो भी केस कितना सारा था उनके पास। जब वो आने के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद जो अजय कुमार बिष्ट उनका नाम था, उसके बाद वो योगी आदित्यनाथ बने तो एक मठ का मठाधीश गोरखधाम का बने, और उसके बाद उन पर बहुत सारे केसेस थे जो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सारा मुक्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से देखे होंगे कि हेमंत बिश्व शर्मा पर 20 लाख करोड़ का था, 70,000 करोड़ पर अजीत पवार, छगन भुजबल, जितना लोग थे उन पर भ्रष्टाचार का बहुत आरोप था। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी पर बहुत सारे आरोप था, 307 से लेकर कई दफाए लगे थे। तो मठाधीश, वो भी मठाधीश थे और उसके बाद अपराध का उनके साथ संलग्न था, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका दामन क्लीन चिट हो गया। तो ऐसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत माफिया भी है जिनके पर अपराध होता है, जो राजनीतिक संगठन में आ जाते हैं उनका अपराध भी मुक्त हो जाता है, जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये लोग जैसे थे। हाँ, बहुत सारे माफिया हैं जो आते हैं उनका भी दांत साफ हो जाता है। इनका नाम नहीं याद देखा ना, ब्रिजेश सिंह है और सुशील सिंह है और बहुत सारे लोग हैं, ब्रिजभूषण सिंह है, चिन्मयानंद है, ब्रिजभूषण शरण सिंह है, चिन्मयानंद है, सिंगर है, विजय गौड़ है, कई रेप के आरोप है। और जो बनारस में आईटी सेल के 3 थे, इनका आईटी सेल के जो चेहरा चमकाते थे, जो आईआईटी के बेटी का था, उनको भी मुक्त कर दिया जाता है, उनको भी जेल में से निकाल दिया जाता है। इनके सरकार में डबल इंजन की बात होती है। आज तक 16 महीना हो गया, मणिपुर चल रहा है, आज तक उस पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य नहीं आता है। यूक्रेन युद्ध इनके कहने पर जरा 2 शब्द। ठीक है सर, बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप जो कह रहे हैं आप अच्छे बात मत करिए, आप सुनिए। अरे नहीं ना सर, इतना समय कहाँ है सर, बात नहीं है, इतना समय नहीं है ना सर, आगे भी बढ़ना है और ये सब जान रहा है, हमारे आलोक भी जान रहे कि किस तरह आगे भी जाना है ना। देखिए एक एक करके आना, अपर्णा जी हो गए, नितेंद्र सिंह जी हो गए, आप हो गए, अब नंबर आलोक पांडे जी का है। 1 सेकंड सर, आ रहा हूं। देखिए कहा आलोक जी, सीधा सवाल है, ये बयान क्या किसी को खुश करने के लिए दिया गया है? जी बिल्कुल, यह बयान मुस्लिम मतों को खुश करने के लिए दिया गया, इसमें कहाँ कोई डाउट है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वैसे हैं जैसे मंदिर में रखी मूर्तियां, या उनमें ताकत होती है, भारतीय जनता पार्टी के विभागों में ताकत होती है। ये बयान राहुल गांधी क्या है? मंदिर में रखी मूर्तियां कोई शक्ति नहीं होती, ये राहुल गांधी की बात मैंने नहीं कहा, मैं रिपोर्ट करता। तो जब कोई विपक्ष का जो नेता है, गुजरात अपोजिशन है, पूरे देश की 79.9% हम 80% नहीं रहे, हिंदू देश में 80% भी नहीं है, तो 79.79% जिस देश में हिंदू है, उस हिंदू के धर्म के आस्था पर राहुल गांधी सीधा हमला करते हैं कि मंदिर में अच्छी मूर्तियों के अंदर कोई शक्ति नहीं होती। राहुल गांधी कहते हैं जो मंदिर जाता है अमृतसर में जाता है। अब वो कहते हैं बनारस के जो लोग हैं तो सारी भी बनारस की गलियों में घूमते हैं, तो और दिखते ही नहीं। कोई अगर मौलवी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाए तो कोई ये कहेगा कि मौलवी का मतलब आतंकवादी, आतंकवादी का मतलब मौलवी। अगर आपको योगी आदित्यनाथ मठाधीश है, उनसे प्रॉब्लम है, तो आप कहिए कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा मठाधीश। जब आप कोई मठाधीश कहते हैं तो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं,
सनातन का अपमान करते हैं। वैसे ही जब कोई मौलवी अगर आतंकवादी गतिविधियों में पकड़ा जाए तो आप कहते हैं आतंकवादी और मौलवी को तुम्हें एक अंतर दे, यही तो कहना चाह रहे हैं ना। ये गलत है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति गलत है, उनको केस लगे हैं जो भी आजाद ये सनातन है। अब सर क्या हुआ? अब सर बीच में बोलने का कोई फायदा नहीं, एक सेकंड रुकिए ना, आ रहा हूं आपके पास। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ। कौन कितना बड़ा हिंदू विरोधी दिखाई देगा अपने समाजवादी पार्टी में। और राहुल गांधी ने तो बहुत कहता हूँ, मैं बीजेपी को फोन करता हूँ। बीजेपी ने कहा कि सेक्युलर का मतलब है मुसलमानों को खुश करने का करिए और मुसलमान सब खुश होगा जब हिंदुस्तान के लिए आप बुरा से बुरा कहिए। मेरा सब नहीं है, ये बीजेपी का कथन है। आलोक जी, मेरा एक और छोटा सा सवाल है, उसका आप जवाब दे दीजिए। उसके बाद मैं अपर्णा जी के पास जाऊंगा, फिर जाऊंगा नितेंद्र सिंह जी के पास। आलोक जी, क्या उत्तर प्रदेश में चूंकि अभी लोकसभा चुनाव हुए और अब आने वाला है उपचुनाव, जिसे आने वाले विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है, ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी तैयारी में लगी है क्योंकि उनके लिए प्रतिष्ठा का भी सवाल है। समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देकर आगे बढ़ रही है, ठीक है सर, इसीलिए ये मंत्रियों के प्रभार बदल दिए गए, इधर उधर ट्रांसफर कर दिए गए और जिम्मेदारी नहीं दे दी गई, निर्देश दे दिए गए। लेकिन क्या ये जो बयान है और तमाम जितनी गतिविधियां भी इस बीच हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, मायावती भी एक तरह से अखिलेश यादव पर तमाम आरोप लगा रही हैं, ये सब चुनावी समीकरण बन रहे हैं, चुनावी माहौल बनाने के लिए हो रहा है, अपने अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए हो रहे हैं सर? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए दो चीज हो सकती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई भी लग रही है अंतिम समय पर, या ऐसा आने के बाद प्रभाव बदलना, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को लग रहा हो कि उस तरह की जीत हमें न मिले। भाई 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, तो मिनिमम वो 3 सीटें 10 में से 3 तक पुरानी स्थिति में रहेगी। और अगर उसे ये कहना है समाजवादी पार्टी 22 जगह जीत गई है तो 5 सीटें जीतनी पड़ेगी, वरना समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है लोकसभा में ढूंढा है वो आगे उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा। तो एक चीज और कह सकते हैं कि जैसे अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में जब वो बार-बार कैंडिडेट बदल उठे तो हम सबको लगता था कि अखिलेश यादव कंफ्यूज है, लेकिन वो उनकी रणनीति थी। अखिलेश यादव चुनाव के मतलब एक दिन में या 1-2 दिन के अंदर 2 कैंडिडेट बदल देते हैं, तो वो रणनीति सफल हुई। तो हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी की रणनीति हो, उनको लगता हो कि ये लोग ऐसे भी ऐसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस वजह से भी आशंकित है कि कहीं वो चुनाव में अगर कमजोर रह गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर बहुत बड़ी आघात आ जाएगी। समाजवादी पार्टी अगर कम भी जीतती है तो भी वो मैनेज कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो और दाई है 10 में 3 तो उसे जीतना ही है, और अगर वो 5 से कम जीतती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नैरेटिव बनाने में उसे दिक्कत आएगी। अब समझिए आप डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी, आपका सवाल जो था ना कि किस पक्ष से हैं, आपको पता चल गया सर किसी पक्ष से नहीं है, सीधा और सटीक जवाब, सब पूरा सही आकलन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अपर्णा जी, अब मेरा सवाल आपसे है, ये इसी उपचुनाव के बीच में चूंकि मैंने कहा था कि चर्चा भी थोड़ा आगे बढ़ेगी तो अगले सेगमेंट पर जाएगी। अब सवाल ये है कि आजकल आप पिछले 7 दिनों का अगर डेटा उठाकर देखें एक्स पर, तो मायावती के दे दनादन पोस्ट जो है वो आ रहे हैं, उनमें हर एक पोस्ट में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है, और खास तौर पर आरक्षण के मसले पर, राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर, और अखिलेश यादव को लेकर एक जो बुकलेट जारी कर दी गई। इस बीच तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक है, और अभी आलोक जी के बाद जब जाऊंगा ना तो वो इसको क्लियर भी कर देंगे, मुझे पता है कि ये मायावती की डायरेक्ट हिट सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सबसे ज्यादा क्यों हो रहे हैं, इसमें कहीं बीजेपी नजर नहीं आ रही है। जैसे आपने देखा होगा राहुल गांधी एलओपी बनने के बाद बहुत ज्यादा आए वाय छाए रहने लग गए हैं। कभी संसद में अभय मुद्रा की जिक्र कर देते हैं
शिव जी की फोटो ले आते हैं, फिर कुरान में आयात में उसमें अभय मुद्रा कर देते हैं। विदेशों में जाके जो देश विरोधी सांसद हैं अमेरिका की, उनसे जाके मिल लेते हैं और बहुत सारी बातें। राहुल गांधी, मुझे लगता है कि आखिरकार ऐसा लगता है कि उनकी कोई जबरदस्ती करवा रहा है, वो दिल से नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति कश्मीर में चल रहे चुनावों के साथ जिनका उनका गठबंधन हो गया, वो क्या देश विरोधी नहीं है क्या? लेकिन वो उनके साथ है और खुश है, वो खुश। लेकिन ये देश तो दर्शक तो देख ही रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी क्या कर रहे हैं इस देश के लिए। आप किससे मिल रहे हैं? आप देश की बात देश को कीजिए ना, विदेशों में जाके आपको करने की क्या आवश्यकता है? क्यों वहां जाके रो रहे हैं? और राहुल गांधी जी, मैं पूछ रहा था कि ये समाजवादी पार्टी का सवाल था, वो पूछ रहे थे कि क्या कोई डील है क्या? ये डायरेक्ट हिट नहीं हो रहे हैं बीएसपी के आपके ऊपर, बच रहे हैं वो? देखिए, कोई डील होगी तो सामने आएगी। डील तो ऐसी तो नहीं है। मायावती बहन जी जो बोल रही है वो सही बोल रही है कि आरक्षण को लेकर पहला कितना कांग्रेस के चुनावों में आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने SC/ST का आरक्षण खत्म किया 2 जगहों पर, जामिया मिलिया इस्लामिया पर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। आप मुझे बताइए, आरक्षण पर दावा करते हैं खत्म करने का और बोलते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और कहते हैं लंदन में बैठ के आरक्षण को लेकर एक समय सीमा होनी चाहिए। आपकी खुद की सोच क्या है आरक्षण को लेकर? वो दर्शाती है राहुल गांधी की, और सब जान रहे हैं कि आरक्षण की समय सीमा का बोलते हैं राहुल गांधी। अब बता रहे हैं अंदर से कि ये तो हमसे गलत हो गया, वैसे भी वो हर बार आ जाते हैं। और रही बात अखिलेश यादव की, तो उन्होंने कौन से दलित चिंतक हो गए? वो हमेशा कभी किसी पार्टी का नाम अम्बेडकर से बदलकर अपना रख लिया। उन्होंने क्या किया दलितों के लिए बताइए? मुझे तो नहीं लगता उन्होंने कुछ किया है। वो सिर्फ और सिर्फ सीट के लिए करते हैं और उनका यही एम है। नहीं, लेकिन जो भी हो अपर्णा जी, जो भी हो, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए, उनमें जो बीएसपी का वोट शेयर था, वो उनका जो वोट बैंक था वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, और उसी की वजह से जो है आप कमजोर हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी, अब चूंकि उपचुनाव नजदीक है, लेकिन ये मायावती के डायरेक्ट हिट सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर, ये क्या कहते हैं, बाकायदा बुकलेट जारी करके 2019 का वृतांत उन्होंने बता दिया कि दरअसल अखिलेश यादव फोन तक नहीं उठा रहे थे उनका। ये बुकलेट आज जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसके बाद तो 2 चुनाव हो चुके हैं। गठबंधन 2007 के बाद जब हुआ लोकसभा, यही तो सवाल है, जरूरत क्या पड़ी? अरे सुनिए भाई, बड़ी खराब आदत आपकी है। आप भी उसी तरीके को सवाल आप मुझसे करोगे, जवाब आप देने लगोगे, क्या करें? हमको तो बात भाई सुनने के लिए। अरे मैं ये कह रहा था कि हाँ, ये सवाल है, आप नाराज क्यों हो जाते हैं? मैं बात करिए, ये क्या तरीका है? आप सवाल मुझसे करोगे। अभी ये 2 प्रवक्ता आपके सामने बोल रहे थे, आपने एक बार भी नहीं बोला। देखिए, सुनिए, पहले सुनिए, एक सेकंड नितेंद्र सिंह जी सुनिए मेरी चर्चा में। अगर आप बैठे हैं, एक सेकंड सुनिए सर, एक सेकंड मेरी चर्चा में बैठे हैं तो सर मस्ती मजाक के साथ आराम से बातें करिए, इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है इस बात को लेकर। मैं अभी जब उनसे सवाल करूंगा ना, सुनिए, मैं जब अभी अपर्णा दीक्षित से सवाल करूंगा ना, तब आप तालियां बजाएंगे सर सवालों पर। इस तरह की बातें ना करें, अपनी बात पूरी करें। अपनी बात पूरी करें सर, अपनी बात पूरी कीजिए। आप समझ नहीं पाए बात को, आप लोग हमेशा मीडिया पर सवाल उठाते हैं। रुक जाइए अपर्णा जी, एक सेकंड। नितेंद्र सिंह जी बोलिए। देश में अभिजीत मिश्रा, आलोक पांडे और अपर्णा दीक्षित ये अक्लमंदी का सर्टिफिकेट लेके पैदा हुए, सुनिए। और नितेंद्र यादव हो जाए या कोई जाटो हो जाए, कोई दूसरा पीडीए का हो जाए, वो बेवकूफी के सर्टिफिकेट लेके पैदा है। ये बात कभी नहीं समझ पाओगे आप लोग। ये हजारों अपर्णा जी, एक सेकंड रुकिए जरा, एक सेकंड रुकिए, सबको शांत होइए, सबका ऑडियो डाउन कीजिएगा। एक सेकंड, सिर्फ नितेंद्र सिंह जी का ऑडियो आप रखिएगा, सबका ऑडियो डाउन, सिर्फ नितेंद्र सिंह जी का ऑडियो अप रहेगा बस। नितेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? एक सेकंड रुकिएगा सर, रुकिएगा, आपकी आवाज अभी कोई सुन नहीं रहा है। नितेंद्र सिंह जी जरा सुनिए एक सेकंड, सबका ऑडियो डाउन है, सिर्फ आपकी आवाज ऊपर है और मेरी आवाज है। अब सर,
जो बात आप अपर्णा दीक्षित, आलोक पांडे, जितेश मिश्रा का जिक्र करके कह रहे थे सर, एक बात दोबारा कहिए सर, क्या कह रहे थे आप? हाँ सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जितेश मिश्रा, आलोक पांडे या अपर्णा दीक्षित बनकर इस देश में पीडीए के साथ, पिछड़ा दलितों के साथ जो अत्याचार हुए हैं वो आप महसूस नहीं कर सकते हो, जो हजारों साल से हुआ है इस देश में। क्यों सर, क्यों महसूस नहीं कर सकते? जो यही तो दिक्कत है सर, यही जातिवाद से दिक्कत है जो आप बात कह रहे हैं। अरे सर, आप इस देश के ब्राह्मणों को क्या समझ रहे हैं? आप समझ क्या रहे हैं कि आलोक पांडे, अपर्णा दीक्षित, जितेश मिश्रा तोल दिया ना आपने सर जातिवाद पे? आपने चर्चा को भी तोल दिया, आपने बहस को भी तोल दिया सर, कि हम कभी महसूस नहीं कर सकते। मैं पूछा हूँ, ये बनके नहीं महसूस करता? ये सर विक्टिम कार्ड मत खेला करिए कि आपकी आवाज दबाई जाती है, दलितों का दर्द महसूस नहीं होगा। अरे सर, आपकी इतनी अच्छी सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आप मजबूत पार्टी हैं, दमदारी से अपनी बात रखा करें। ये विक्टिम कार्ड मत खेला करिए। सबको ऑडियो ऑफ करिए अब वापस। सुन लो, नहीं सुन पाओगे क्या? मेरा सवाल सुनोगे? बोलिए। बिल्कुल। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, इस देश में वो कौन लोग थे जिन्होंने गले में हंडी और दस्तूरी झाड़ू बनवाई थी? वो हिंदू नहीं थे क्या? और वो हिंदुओं के ऊपर नहीं किया था क्या? इस देश में टिकट लिखा जाता था, वो कौन लोग जो टिकट लेते थे और किससे लेते थे, ये बता पाओगे आप? यही जो सर, यही जो यहाँ भरा हुआ है ना सर, यही देश के लिए सबसे दिक्कत वाली चीज है। यही सबसे दिक्कत वाली चीज है जो यहाँ पर ये भरा हुआ है सर, ये जो भरा गया है। जायसवाल साहब, जितेंद्र सिंह जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं सर। राजनीति, यही राजनीति है, इसीलिए तो आप पीडीए का जिक्र कर रहे हैं बार बार और ये पर कंफ्यूज है। चलिए ठीक है जायसवाल साहब, जातिवाद मत तोलिएगा प्लीज, प्लीज जितेंद्र सिंह जी, प्लीज जितेंद्र सिंह जी। मैं जितेश मिश्रा हूं, मुझे इस बात पर गर्व है, लेकिन मुझे यह भी गर्व है कि तमाम जितनी जातियां हैं उन सबको मैं सम्मान देता हूं। जितनी भी जातियां हैं सबको मैं सम्मान देता हूं सर। क्या बात कर रहे हैं आप? जायसवाल साहब, ओवर टू यू प्लीज। समझाइए सर इनको, जायसवाल साहब समझाइए प्लीज। ये आपके सहयोगी है लेकिन गलत दिशा में जा रहे हैं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अंदर शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया था, आपको पता है? जानते हैं आप? मैं सिर्फ आपसे बहस करने के लिए नहीं बैठा हूं, और भी लोगों के पास जाना है। जायसवाल साहब, ओवर टू यू सर। ऑडियो डाउन करिए। आपके सहयोगी है सर, आप बेहतर तरह से शांत करा सकते हैं। इस समय बहुत ट्वीट कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, तो हर सवाल पे खड़ा कर रही हैं, लेकिन सरकार से वो सवाल नहीं करती हैं, वो विपक्ष से सवाल करती हैं। उनका लड़ाई सरकार से नहीं है। सरकार के हर काम पर अगर हमारे नेता राहुल गांधी जी आरएसएस और भाजपा को लोकतंत्र के, संविधान के ऊपर जब प्रहार होता है तो अटैक करते हैं, तो मायावती जी सपोर्ट नहीं करते बल्कि विपक्ष को घेरने का काम करते हैं। मायावती जी को भी डर है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से, और कुछ बात नहीं है। मायावती जी राजनीति का वो प्रकरण को बंद कर चुकी हैं, उससे सरोकार नहीं है, बस अपने व्यवस्था को बचा के रखना है। उसी तरह से जातिगत और एससी वगैरह की लड़ाई पहले माननीय मानव कांशीराम जी शुरू किए थे और बाबा साहब के संविधान की बात करते थे। अब मायावती जी बिल्कुल भूल गई है, तो मायावती जी अब ये सब बात को सीधे अटैक करती हैं विपक्ष पे, और अपने काम को, अपने किए गए काम को, और भारतीय जनता पार्टी से गलबंदी कर जिस तरह से बोलते रहती हैं, ये देश जान गया है कि मायावती जी अब अपने अस्तित्व को खत्म करती है और अब किसी के हित नहीं चाहती हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से आप आज का एजेंडा था कि ये मंत्रिमंडल बदलकर, जिस तरह से जो उपचुनाव 10 बचे हुए उत्तर प्रदेश का, और जिस तरह से जनाधार पूरे देश में भाजपा का, उत्तर प्रदेश खासकर एनसीआरबी रिपोर्ट आया 7.4% भारत में सबसे ज्यादा महिलाओं पर दुराचार, अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश जिस तरह से माननीय
मुख्यमंत्री जी का डंका बजता था और जिस तरह से उनका दिवालिया निकल गया है कि अब कानून व्यवस्था का एजेंडा देते थे कि कानून व्यवस्था सबसे उच्चतम हमारा हो रहा, लेकिन खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग और जिस तरह से संलग्न है बहन बेटियों का दुराचार में और इज्जत जिस तरह से क्राइम रिपोर्ट की बात करते हैं नंबर 1 उत्तर प्रदेश में कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आप रिपोर्ट उठा के देखिएगा तो इस समय उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे जा रहा है। ठीक है सर। और कानून व्यवस्था भी बिगड़ चुका है और बोली भाषा भी बिगड़, इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव में संकल्प पत्र लेके आए, लेकिन वो संकल्प पत्र नहीं बताए, मुजरा और मंगलसूत्र पे चले गए, लेकिन जात पात धर्म की राजनीति प्रभु श्री राम को लेके आए, सबने बता दिया। खुद हारते हारते प्रधानमंत्री बच गए और इर्द गिर्द गाजीपुर और चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र सारे सीट को अपने बगल अगल के हार चुके। तो ये जनाधार मोदी जी का भी उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया है, योगी जी का जो वर्चस्व था, और उसके बाद देखे केशव प्रसाद मौर्य जी और जितने डिप्टी सीएम वगैरह सब कौन बढ़ेगा करोड़पति के हॉट सीट पर बैठने के लिए जो दिल्ली का यात्रा चल रहा था, बीच में योगी जी के वर्चस्व को खत्म करने के लिए। ठीक है सर, आलोक जी के पास जाना चाहता हूँ। ठीक है सर जायसवाल साहब, लेकिन मेरा एक और रिक्वेस्ट है आपसे सर, कभी समय मिले तो अपने सहयोगी को सर समझाइएगा, जातिवाद का जहर देखिए राजनीति में करिए, डिबेट के अंदर चर्चा हो रही है, यहाँ पर जातिवाद ना करें प्लीज सर। ठीक है आलोक जी। देखिए हम आलोक जी आ रहा हूँ जायसवाल साहब। हम लोग पहले हमारा कांग्रेस एकता और अखंडता पर भरोसा करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। धर्म को हम लोग नहीं मानते हैं। बिल्कुल मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने बोली भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होता है, इसीलिए जायसवाल साहब मैंने ये बात बोली। कभी पाकिस्तान के नाम पर बांटता है, कभी आतंकवाद के नाम पर बांटता है, कभी मंगलसूत्र के नाम पर बांटता है, कभी गुजरात। ठीक है जायसवाल साहब, आलोक जी के पास चल रहा हूँ। मैंने देखा सर कांग्रेस के एनडी तिवारी, शीला दीक्षित कितने बड़े बड़े नेता रहे सर। वही ना सर, कहाँ ये एनडी तिवारी, नितेंद्र सिंह जी ले आए कि दर्द नहीं समझते। आलोक जी मुख्यमंत्री थे, हजारों हमारे वही ठीक है आलोक जी, आलोक पांडे दर्द नहीं समझते हैं। आलोक पांडे हमारे उत्तर प्रदेश, आलोक पांडे दर्द नहीं समझते हैं दलितों का। दलितों का दर्द नहीं, सबका नहीं। आ रहा हूँ जायसवाल साहब, आ रहा हूँ, एक सेकंड आ रहा हूँ सर, हो गया ना सर। हाँ आलोक जी। भाई ने बहुत मार्मिक बात कही है, बोलना जरूरी। ठीक है, अखिलेश होते कि पिछड़े में आते, पत्नी अगर वो दलित चुनते तो मेरा दिल खुश होता, लेकिन जब पत्नी चुनने का नंबर आया तो सत्ता नहीं चुनी। यानी आप जब चुनाव करने का नंबर आता है तो उसे चुनते हैं जिसको आज अभी आप गाली दे रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, 1000 साल से हिंदुस्तान में हिंदुओं की सत्ता नहीं रही, ब्राह्मणों की भी नहीं रही। पहले तुर्कों ने शासन किया, फिर मुगलों ने शासन किया, फिर अंग्रेजों ने शासन किया, तुर्क और मुगल मुसलमान और ब्रिटिश ईसाई शासन। 1000 साल में जब हिंदुओं का शासन ही नहीं रहा, ब्राह्मणों का भी किसी तरह से शासन नहीं रहा, तो इस 1000 साल में जो भारत का शोषण हुआ उसका जिम्मेदार ब्राह्मण है या वो मुसलमान है जिन्होंने पूरे गाँव के गाँव कन्वर्ट कर डाले, हत्या करा डाला, दूध करा डाला 1000 साल तक। समाजवादी पार्टी मुंह बंद, मुसलमानों का तो अत्याचार भारतीय समाजवादी पार्टी को नहीं दिखाई देता। पंडितों का जो हुआ था, जिसके लिए हम आज तक कहते हैं गलत हुआ था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन 1000 साल का शोषण हुआ इस देश में मुसलमानों ने किया, ईसाइयों ने किया, उससे कांग्रेस भी और समाजवादी पार्टी भी। 1000 साल का शोषण, कोई कांग्रेस सत्ता में नहीं था 1000 साल में, कोई भाजपा की सत्ता में नहीं था, मेजर सत्ता मुसलमानों की थी। तो आप मुसलमानों को भी विश्वास करिए, क्या 1000 साल में शोषण नहीं हुआ? गाँव के गाँव जला दिए जाते थे, इसलिए विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। और अगर आप ब्राह्मणों को दोषी मानते हैं तो मुसलमानों और ईसाइयों को भी दोषी मानिए। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है। नितेंद्र सिंह जी एक सेकंड रुकिए, आपका ऑडियो अप करवा रहा हूं, अभी तक डाउन था। ठीक है, नितेंद्र सिंह जी का ऑडियो अप कीजिएगा, अब बोलना शुरू कीजिएगा सर। सर अभी तक सब बेकार हो गया, दोबारा बोलना शुरू कीजिएगा। पिंजरे में तोते की जान जो पिंजरे में है उसको तोते को जैसे घुमाया जाता है तो उसी तरीके से बोलने लगता खिलौना। अरे भाई मायावती जी को 2022 का चुनाव हो गया, नहीं याद आया? 24 का चुनाव हो गया, तुमको याद नहीं आया कि हमारा फोन में उठा रहे थे? आज तो याद आया क्योंकि सब भारतीय जनता पार्टी हार गई पूरी तरीके से। तुमको लग रहा है कि
इसलिए तो वो आए एक तरफ- उनको फिर से तोता दिखाया गया कि तोता बोल रहा है, देखो ये तोता बोलवा रहा है, मायावती जी ठीक है। नहीं बोल रही, तोता बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपर्णा दीक्षित, देखिए एक चीज तो साफ है और क्लियर है, और क्लियर एंड कट है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की एक अपनी विचारधारा तय हो चुकी है और नितेंद्र सिंह जी ने उसको क्लियर कर दिया है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि इन तमाम चीजों से आप निपटेंगे कैसे अपर्णा जी, क्योंकि लाइव कमेंट पे एक सवाल है, उसका जवाब अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिएगा। कल मीटिंग हुई थी, केशव प्रसाद मौर्य नहीं आए थे, क्यों? देखिए, अभी सदस्यता अभियान की जब बैठक हुई थी 2 सितंबर को, और केशव प्रसाद मौर्य मतलब किसी कार्य विशेष से चले गए होंगे, इस पर कोई प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि समय समय पर इस तरीके के तो प्रश्न उठाए नहीं, मैं जाते नहीं हैं, पूछ रहा, वो मैं- बुनियाद है, क्योंकि संगठन है और भी कार्य हैं, उसके कार्य के हिसाब से गए होंगे, अपने मंत्रिमंडल के हिसाब से विकसित किए लोगों अन्य काम भी आ सकते, कोई विशेष काम नहीं होगा। हाँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हाँ, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के विषय में सिर्फ चिंतनीय जो विषय है वो सिर्फ इतना है कि हिंदुओं में भी जातियों में विभाजित करने की जो बातचीत चल रही है, और उसको लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है माननीय अखिलेश यादव द्वारा और राहुल गांधी द्वारा, इस बात को जो विभाजित करने का जो कार्य चल रहा है हिंदुओं को जातियों आपके लिए में, मसला समाजवादी ये पार्टी और बहुत कांग्रेस तो बड़ा होनी है। ही नहीं चाहिए। आपके लिए मसला ये होना चाहिए कि आपके जो तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो आपके कार्यकर्ता हैं, वो सही जगह जाकर सही बात बताएं, है ना? बड़ी जिम्मेदारी वही है, क्योंकि 2024 में आपसे वही चूक हुई थी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो झूठ के पैर नहीं होते हैं, जो झूठ अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी के लिए अलायंस से करके बोला है कि आरक्षण हमने खत्म कर दिया, इन्होंने सोच किया घाट आरक्षण पर जो बात कर रहे हैं कि समय सीमा तय होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर जो झूठ बोल रहे हैं उनके पैर नहीं होते हैं, वो आपको दिखाई दे जाएंगे, तब वो पैर नहीं रहे। अखिलेश राहुल गांधी जी का इसलिए लंदन में बयान आ गया, तो ये चिंता है हमारी कि आने वाले भविष्य में जो इन्होंने झूठ परोस के दिया है जनता तक, वो हम पहुंचाएंगे कि आखिरकार इनका झूठ इस तरीके का है, आपका कोई भला नहीं करेंगे, ये सिर्फ विभाजित करेंगे। विदेशी जो कंपनियां हैं वो लगातार लगी हुई है कि आखिरकार सनातन पर सोच कैसे की जाए, विभाजित कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जाति पर प्रहार करो, जो अंग्रेज ने किया होंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी मिलकर कर रहे ठीक है। हैं, तो इसके लिए ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है थोड़ा। नितेंद्र सिंह जी, एक प्लीज 40 सेकंड में फाइनल कमेंट कर दीजिए पूरी चर्चा को लेकर, 40 सेकंड। ये जो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि सारा सब कुछ विदेश से संचालित हो रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सारा सब कुछ विदेश से संचालित हो रहा है, 14 से 14 प्रधानमंत्री जी हो चुके हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनकी एलआईओ इंटेलिजेंस क्या कर रही है? कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, छोड़ो करते हमको तो आतंक दो, हमें देश को चलाना, देश में कहाँ तक जा रहा है, इसका ध्यान भटकाने के लिए लगातार सनातन हिंदू हिंदुओं को कितना बड़ा कार्य किया है आपने? चलिए, ठीक है, हिंदुओं को ठीक क्या है। किया है आपने बताया? भारतीय जनता पार्टी इन्होंने पिछले 40 जो हिंदू है बिल्कुल। इनको क्या किया है? ठीक है, 40 सेकंड रुक जायसवाल साहब 30 सेकंड में फाइनल कमेंट प्लीज। नितेंद्र सिंह जी रुकिए, एक सेकंड, नितेंद्र सिंह जी रुकिए ना, समय नहीं है, एक सेकंड। अपर्णा जी रुक जाइए, अपर्णा जी रुक जाइए, एक सेकंड, समय नहीं है, एक फाइनल कमेंट हो जाए प्लीज, एक फाइनल कमेंट। जायसवाल साहब 30 सेकंड में फाइनल कमेंट। अजितेश मिश्रा जी जिस तरह से अपर्णा जी बोल रही थी, राहुल जी और अखिलेश जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठ के जब 2015 में संगई चाइना के जाते हैं, कहते हैं हमको शर्म आती है भारत में पैदा लेने पर। भारत कोई देश है, और इस देश का नेतृत्व करके प्रधानमंत्री A+P का होल स्क्वायर A²+2AB कहाँ से आ गया, जो नाली से गैस निकाल कर गैस चलवा देते हैं। ठीक है, तो अद्भुत, और अपने को बायोलॉजी आलोक जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट प्लीज। मैं तो ठीक है, अवतारी पुरुष हाँ। हूं, इसलिए देश के ओके। विकास का हमारा ठीक है जायसवाल साहब, ठीक है, ओके। बड़े पूंजीपतियों का ओके। हाथ मोदी का साथ ठीक चल रहा है। है, 18 लाख करोड़ हमारे टैक्स कफन तक GST गंगा जल पर भी लगा लिए। जायसवाल साहब प्लीज, ठीक है सर। आलोक जी समय की कमी है, 20 सेकंड में आप बोलना शुरू कर दीजिए सर, 20 सेकंड में फाइनल कमेंट प्लीज। अरे जायसवाल साहब समय दीजिए किसी और को भी। हाँ, नहीं आया समझ में, चले थे अच्छे खासे, अंत भला तो सब भला। ठीक है, रुक जाइए जायसवाल साहब।
हाँ चलिए ठीक है आलोक जी, माफी चाहता हूँ आलोक जी, समय नहीं है। ठीक है जायसवाल साहब ने समय आपका जो है वो ट्रांसफर कर लिया अपनी तरफ, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपर्णा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नितेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आलोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जायसवाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की सियासत में धर्म और जाति का वो मिश्रण तैयार हुआ है जिसे हर राजनेता घोलकर पीकर सत्ता पाना चाहता है। लेकिन बड़ा सवाल दरअसल ये है कि सियासत से भला किसका जिस सियासत में आम आदमी की बात ना हो। न स्याही के दोस्त से सफेदी के दुश्मन, हम आईना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।